Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the autocorrelation. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, हमारा वीडियो होने वाला है. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ऑटो कोरिलेशन क्या होता है. देखिए ऑटो कोरिलेशन क्या होता है. ऑटो कोरिलेशन refers to economic condition where a error term of one observation is related to error term of another observation. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है. यहाँ पे एरर टर्म के बीच में रिलेशनशिप बताया जा रहा है. जनरली क्या होता है कि हमने पहले एज्यूम किया हुआ था, हमने पहले जो हमारी एंजम्पशन थी OLS की एंजम्पशन क्या थी कि कोवेरियंस जो होता है किसके बीच में, दो एरर टर्म्स में. ये एक एरर टर्म में UI ले रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा टर्म में UJ ले रहा हूँ, दोनों अलग अलग है. ठीक है, द गिवन वैल्यू ऑफ ये XI एंड XJ ले रहा हूँ. ठीक है, तो दोनों के बीच में जो कोवेरियंस आ रहा है दो एरर टर्म में, ये सीरीज़ में भी हो सकते हैं. ओके, ये टाइम सीरीज डाटा में भी हो सकते हैं और क्रॉस सेक्शनल डाटा में भी हो सकते हैं. ठीक है, इसलिए मैं ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ. ये सीरीज़ भी लिख सकते हैं कि एक आपकी एक सीरीज़ का जो आपका एरर टर्म्स है वो पिछले सीरीज से कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो इस अंजम्पशन क्या थी हमारी, अंजम्पशन ये थी कि ये हमारा जो एरर टर्म्स है, दो एरर टर्म है, ये I एंड J में लिख रहा हूँ. A इक्वल टू कोवेरियंस इनमें 0 होता है, कोई कोवेरियंस नहीं होता है. ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस तरह की कंडीशन होल्ड नहीं करती है. ठीक है, ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो है कोवेरियंस बनेगा. ठीक है, तो क्या हो गया, डिस्टर्बेंस टर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाई डिस्टर्बेंस टर्म ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन. ये हमारी एंजम्पशन थी. पर जब एक एरर टर्म के डिस्टर्बेंस टर्म के ऑब्जर्वेशन जो है वो दूसरे एरर टर्म के ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस होती है तो उस केस में क्या हो जाता है, ऑटो कोरिलेशन बन जाता है. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक रिग्रेशन लिख रहा हूँ जैसे, तो इसकी कंडीशन क्या होती है जहाँ पे ऑटो कोरिलेशन होता है कि मतलब इनका जो कोवेरियंस आएगा, कोवेरियंस जो आएगा किसका, U और J के बीच में, वो इक्वल टू 0 नहीं होगा. तो ये ऑटो कोरिलेशन के बात आ गई. ठीक है, तो ऑटो कोरिलेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है. ठीक है, तो किस तरह की सीरीज़ में होगा, ये टाइम सीरीज़ में भी हो सकता है, टाइम सीरीज़ में भी हो सकता है, और क्रॉस सेक्शनल जो हमारा डाटा होता है उसमें भी हो सकता है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डाटा वाले केस में भी, दोनों तरह के केस में ये इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, फिर और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ Y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2y लिख रहा हूँ मैं, या मैं टाइम सीरीज़ के लिए मैं T लिख देता हूँ. ठीक है, और ये इसको T लिख देता हूँ, प्लस ये मेरा एरर टर्म आ गया. ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए जो एरर टर्म है U जो हमारा आ रहा है, ये एरर टर्म जो आ रहा है हमारा U, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास्ट में जो एरर टर्म था, पास्ट एरर टर्म क्या है, U माइनस I, इससे भी कनेक्ट हो रहा है ये. ठीक है, तो इससे भी कनेक्ट हो रहा है कि, तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि U इज़ इक्वल टू, ये मैं यहाँ पे क्या लिखना, रो लिख रहा हूँ, ये हमारा कोरिलेशन जो, सॉरी ऑटो कोरिलेशन बना उसका कोफिशिएंट है. ठीक है, तो पास्ट का एरर टर्म था प्लस और ये प्रेजेंट का जो एरर टर्म है. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बन रहा है कि जो हमारा अभी का जो प्रेजेंट एरर टर्म आ रहा है वो पास्ट के एरर टर्म से भी इन्फ्लुएंस हो रहा है. जो पास्ट का जो एरर टर्म था क्या है, ये हमारे पास्ट के एरर टर्म है. ठीक है, इसमें से रो के इक्वल जो कोफिशिएंट है इसके इक्वल आ रहा है. ठीक है, और ये प्रेजेंट का है यहाँ पे. ठीक है, तो ये तो हमारा OLS को सेटिस्फाई करता है, जो मैं ये लिख रहा हूँ ये OLS को सेटिस्फाई करता है, पर ये पूरा OLS को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो क्या बता रहा है, दो सीरीज़ में रिलेशनशिप बता रहा है. जब दो सीरीज़ में रिलेशनशिप आ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो हमारे T वैल्यू आती है,
कौन आ रही है, हमारी टी वैल्यू आ रही है, एफ वैल्यू आ रही है, और काई स्क्वायर वाली जो वैल्यू आ रही है वो रिलायबल नहीं होती, ठीक है, लेस वैलिड हो जाती हैं। ये अगर लेस वैलिड हो जाती हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो एस्टिमेशन आ रहा है वो रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनके रीज़न क्या है, कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द, ठीक है। तो ये एक कैसे भी कह सकते हैं कि आप जो है ये लैग कोरिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट सीरीज़ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो काउजेज़ में आता है, काउजेज़ में आता है सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आता है इनर्शिया, या इसको आप स्लगिशनेस भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे इकोनॉमी में साइकिल चल रहा है, डाउन स्विंग आ रहा है, अप स्विंग आ रहा है, ठीक है। जैसे इकोनॉमी में रिसेशन की कंडीशन चल रही है या आप डिप्रेशन की कंडीशन चल रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फिर जब इकोनॉमी अप स्विंग में जाएगी हमारी इकोनॉमी, तो क्या होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ इसका मूवमेंट रहेगा हमारे जीडीपी का। तो अप स्विंग के बाद क्या हो गया हमारा, अगर जीडीपी इस तरह अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ठीक है, तो एक तरह का ये ट्रेंड लाइन बना रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेचुरली हो जाता है कि हमारा जो है जो ग्रोथ जो है हमेशा पॉजिटिव होता जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, हमारा ग्रोथ पॉजिटिव होता जाता है। तो नेचुरली ये जो पास्ट का जो हमारी जीडीपी होता है या कोई भी डाटा होता है, वो हमारे फिर अगले डाटा को इन्फ्लुएंस करता जाता है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल सा एक ट्रेंड बन जाता है कि पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, आगे भी अच्छा परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक सीक्वेंस बन रहा होता है, तो इसके कारण भी हमारा ऑटो कोरिलेशन बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा रीज़न आ रहा है, दूसरे रीज़न को हम कहेंगे, इसको कहते हैं कि स्पेसिफिकेशन बायस, कि मॉडल को हमने गलत स्पेसिफिकेशन किया है, स्पेसिफिकेशन बायस, ठीक है, स्पेसिफाई गलत किया है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडेड वेरिएबल की बात करेंगे हम क्या करते हैं, एक्सक्लूडेड वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक रिग्रेशन लिखता हूँ, इसे मैं यहाँ पे β1 लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पे β2 लिख देता हूँ, और x2t आ गया, ठीक है। फिर मैं β3 लिख रहा हूँ एंड x3t आ गया, ठीक है। इस तरह मैं β4 लिख रहा हूँ एंड x4t आ गया, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, ये एरर टर्म मैंने ut लिख दिया। देखो, तो ये मेरा क्या बन रहा है, एक रिग्रेशन वाला पूरा इक्वेशन बन रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, x2 3 4 ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये y की वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसके केस की जगह में अगर y को मैं इस तरह से लिखता हूँ कि मैं डाटा को ऐसे लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू β1 β2 x2t प्लस β3 x3t, बस इतना ही लिख देता हूँ, प्लस एरर टर्म देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारा पार्ट आ रहा है मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये क्या हो गया, तो मेरा एरर टर्म क्या बन जाएगा, अगर मैं इस वेरिएबल को एक्सक्लूड करता हूँ तो मेरा एरर टर्म बन जाएगा, इसको मैं v से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये β4 x4t प्लस ये एरर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एरर टर्म ये आ रहा है हमारा, ठीक है। जो हमने वेरिएबल एक्सक्लूड किया है वो एरर टर्म में चला गया। जब एरर टर्म में चला गया तो मतलब एक पैटर्न के थ्रू ये बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है, रैंडम नहीं रहेगा। फिर ये हमारा जो है रैंडम नहीं रहेगा, जो हमारा एरर टर्म आ रहा है ये रैंडम नहीं आएगा। रैंडम नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हमारा कोरिलेट कर रहा है, पीछे वाली सीरीज से कोरिलेट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, व्हाट डज इट मीन, कि हमारा कोरिलेशन ऑटो कोरिलेशन बन रहा है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो हमें कई बार क्या होता है कि हम मॉडल का स्पेसिफिकेशन एक गलत तरीके से कर देते हैं, तो उससे क्या हो गया, उससे भी हमारे मॉडल में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह अब स्पेसिफिकेशन बायस में आता है कि हम इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकेशन बायस का एक दूसरा फॉर्म है स्पेसिफिकेशन बायस में क्या आ जाता है, इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म। हम मॉडल को इनकरेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे हमारा मॉडल बन रहा है, जैसे मार्जिनल कॉस्ट की बात हम कर रहे हैं, तो हमारा मॉडल बन रहा है β1 प्लस β2, इसको मैं QI लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस β3 और ये QI
स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस एरर टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे मैं इसकी बजाय मैं मार्जिनल कॉस्ट को ऐसे लिख रहा हूँ, ये A1 प्लस A2 और ये QI प्लस एरर टर्म यहाँ पे ऐसे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसको ही, तो देखिए ये MC में हमने क्या किया है, दूसरे MC में यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ही स्किप कर दिया मैंने, तो हमने इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर डायग्राम आप ड्रॉ करते हो तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म आ गया हमारा, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है, जो पहले वाले इस वाले फॉर्म से बनेगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऐसे बन रहा है, पर दूसरे वाले फॉर्म से इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल लीनियर है। इसको मैं A लिख देता हूँ और इसको B कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A एंड B पॉइंट में क्या कर रहा है, ये इसको ओवर एस्टिमेशन कर रहा है, ये मार्जिनल कॉस्ट का ओवर एस्टिमेशन कर रहा है, और B और A और B के बियॉन्ड क्या कर रहा है, ये कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेशन कर रहा है, ठीक है। बियॉन्ड द A एंड B क्या कर रहा है, अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने गलत फंक्शनल फॉर्म के कारण किए। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड में हमारा इस वाले पॉइंट में आप देखोगे, तो यहाँ पे जो एरर टर्म बन रहा है दूसरे में, इसको मैं जैसे मैं इसको V से अगर डिनोट कर रहा हूँ, V से, तो ये किसके इक्वल बन रहा है, तो एरर टर्म में ये β3 और ये Q1 स्क्वायर प्लस एरर टर्म जो है हमारा यही, तो ये सारा फॉर्म एरर टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने वेरिएबल एक्सक्लूड कर दिया था वो हमारे एरर टर्म में चला गया, और फिर एक पैटर्न के हिसाब से वो इसमें बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि हमारा जो पास्ट का जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे प्रेजेंट को भी अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेन रीज़न हो गए। अब अगला रीज़न मैं देखता हूँ कि अगला क्या है। तो अगला हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कई बार कोवेब फिनोमेनन भी होते हैं, कोवेब जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कि अभी प्रेजेंट की जो सप्लाई है वो क्या करेगी, पास्ट ईयर के सप्लाई या पास्ट ईयर के प्राइस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, T-1 क्या है कि पास्ट ईयर का प्राइस, और ये मैंने एरर टर्म लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, जो करंट ईयर की जो हमारी सप्लाई है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वो पास्ट ईयर के प्राइस पे डिपेंड कर रही है, ना कि वो करंट ईयर के प्राइस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इन केस अगर यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर हमारा जो है प्रेजेंट प्राइस जो होगा, प्रेजेंट प्राइस इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, जो पास्ट ईयर का प्राइस है उससे ज़्यादा चला जाता है या कम हो जाता है, जैसे कम हो जाता है, मैं इसको कम ले लेता हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी और आउटपुट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। कब, T+1 पीरियड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि ये प्रेजेंट आउटपुट है Q, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड की हमारी, ये हमारे पास्ट ईयर के प्राइस पे डिपेंड की, ठीक है। और अगर करंट ईयर का प्राइस हमारा गिर जाता है तो फ्यूचर का आउटपुट क्या होगा, तो फ्यूचर का आउटपुट भी गिर जाएगा, कब, T+1 में। तो यहाँ पे देखिए कि जो फ्यूचर का जो आउटपुट है वो पास्ट ईयर के आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। ये भी तो चीज़ है ना कि मतलब ये इसके पास्ट का जो जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे फ्यूचर वाले इसको अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके कारण भी हमारी ऑटो कोरिलेशन वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि नॉन स्टेशनरी सीरीज़ आ जाती है। देखिए ये काफ़ी डिटेल में बाद में आएगा, नॉन स्टेशनरी सीरीज़। देखिए स्टेशनरी सीरीज़ क्या होती है, स्टेशनरी सीरीज़ वो होती है, ठीक है, जिनका मीन्स वेरिएंस और को वेरिएंस टाइम इनवेरिएंट होता है। क्या, कौन सा,
मीन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस आर टाइम इनवेरिएंट, कि मतलब टाइम के साथ ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो जिस भी सीरीज़ के ये चीज़ें हैं, मीन वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं तो स्टेशनरी सीरीज़ है। और नॉन स्टेशनरी में ये नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है, तो नॉन स्टेशनरी सीरीज़ में उल्टा होगा कि ये चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे। जब ये चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चेंज हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा जो है सीरीज़ नॉन स्टेशनरी हो गई। नॉन स्टेशनरी हो गई तो हमारा एरर टर्म भी नॉन स्टेशनरी हो गया, तो उस केस में हो गया ऑटो कोरिलेशन वाली प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये भी कर लिया हमने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और यहाँ पे आपको देख लेना है जो जैसे मैंने बताया आपको कि इस केस में जैसे एरर टर्म्स है, ये जिस भी इक्वेशन हम एरर टर्म ऐसे लिखते हैं, ये एरर टर्म है तो किसके इक्वल होता है, ये रो क्या बता रहा है, ये इसे बताते हैं कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, इसको बताते हैं कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एरर टर्म लिख देता हूँ। किसका लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं पास्ट ईयर का लिख देता हूँ एरर टर्म, क्योंकि ये बताता है कि इस पी का वैल्यू डिफाइन करेगा कि पास्ट की इंफॉर्मेशन से इसका लिंक है या नहीं है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो रो का जो वैल्यू आ रहा है वो -1 और जो है +1 के बीच में रहता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये बता देगा कि नेगेटिवली रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पी का यहाँ पे रो का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है, ये बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ जाता है तो पूरा बहुत हाई हमारा ये ऑटो कोरिलेशन आ जाता है। और ये जो हमारा मैं इसके ये दूसरा टर्म जो मैंने ये लिखा है ये पूरी तरह OLS को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये बिल्कुल अलग टर्म आ गया, तो हमारा एरर टर्म जो बना है इन दो टर्म से मिलके बना हुआ है। तो रो का वैल्यू जो आ रही है या P बोल दो आप सिंप्लिसिटी के लिए, तो इससे मेन डिसाइड होता है हमारा कि कितना हमारा जो प्रेजेंट वाला जो रिग्रेशन है वो ऑटो कोरिलेशन उसमें है। ठीक है, तो ये देखिए ये था। अब हम देखेंगे कि जो कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इनके कंसिक्वेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ऑटो कोरिलेशन के कंसिक्वेंसेस, ठीक है, तो कंसिक्वेंसेस देखो ये क्या है कि जो β2 का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, फिर जैसे मैं ये रिग्रेशन लिख रहा हूँ, ये β1 है प्लस β2 है। ठीक है, x, ठीक है, x2t मैं जो भी लिख देता हूँ प्लस ये एरर टर्म में लिख देता हूँ। तो β2 इज़ नॉट, ये ब्लू नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो है वेरिएंस इज नॉट मिनिमम एंड इट मेक्स आवर estimate, it makes our estimate less valid। ठीक है, और it is inefficient है ये। ठीक है, बीटा अनबायस और कंसिस्टेंट तो है पर ये एफिशिएंट नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसा क्यों आगे एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज लाइकली टू बी वाइडर। ठीक है, इस केस में क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज लाइकली टू बी वाइडर। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, ये मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मेरा एक पहले बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, अगर ऑटो कोरिलेशन है तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है,
जो 95% का जो हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट अगर पहले ऐसे बन रहा था, तो अब सेकंड केस में ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट इज़ लाइकली टू बी इनसिग्निफिकेंट। इस केस में क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज़ लाइकली टू बी इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस वो इनकरेक्ट है पर हम इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह सा प्रॉब्लम आ जाएगा कि जो नल हाइपोथेसिस हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करता है कि वी शुड यूज GLS, जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर जो होता है उसको यूज करना होगा इंस्टेड ऑफ OLX। ठीक है, अगर हम जो है OLX को डिसरिगार्ड करते हैं और क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए कि क्या होगा कि लाइकली टू बी अंडर एस्टिमेट द, जो हमारा जो एरर टर्म का वेरिएंस आ रहा है, एरर टर्म का जो वेरिएंस आता है, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एरर टर्म का जो वेरिएंस आएगा हमारा, ये क्या होगा, अंडर एस्टिमेटेड होगा। क्या होगा, अंडर एस्टिमेटेड होगा। ये वेरिएंस हमारा अंडर एस्टिमेट हो, वेरिएंस अंडर एस्टिमेट हो गया तो क्या होगा, आपको पता है कि अगर वेरिएंस कम आ रहा है तो इसका मतलब R² ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन ऑफ R² का ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आपको पता है कि जो R² इज इक्वल टू 1 माइनस रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब रेजिजुअल सम ऑफ स्क्वायर RSS जो होता है ये अगर हमारा कम हो जाएगा तो अपने आप ही R² का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसी के कारण हमारा R² ओवर एस्टिमेशन का केस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला मेन है हमारे पास 4 वाला पॉइंट जो है ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे टी एंड एफ टेस्ट जो हम लेंगे, टी एंड एफ टेस्ट आर नॉट वैलिड। इस केस में जो टी एंड एफ टेस्ट से हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पूरी तरह से वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, हमने थोड़ा सा पहले डेफिनेशन किया, उसके बाद हमने काउजेज देखे कि ऑटो कोरिलेशन के क्या रीज़न है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो कंसिक्वेंसेस में ये 2-3 मेन पॉइंट है। ओके, इनको आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।